नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं मेजर जनरल अश्वनी सिवाच सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। सर हम आज बात करेंगे जरा जो आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पीस डील लेकर आए हैं, जिसपे पाकिस्तान ने भी पहले तो हाँ की थी, फिर उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं था कि क्या है, एक तरह का यू टर्न हमने ले लिया है। लेकिन सर क्या ये कामयाब हो सकेगी? क्या इसके बाद इजराइल और हमास के बीच में आपको लग रहा है कि कोई पीस एग्रीमेंट हो पाएगा? और देखो अर्जुन, मुझे लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप क्यों कराना चाहते हैं उसकी वजह तो सभी जानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं नोबेल पीस प्राइज चाहिए। और वो बार बार कहते हैं कि मैंने 6 से 7 युद्ध रुकवा दिए हैं। कि जो एक तो वो बोलते हैं रवांडा कोंगा का युद्ध, फिर कंबोडिया, थाईलैंड का, अजरबैजान, आर्मेनिया का, इजराइल, ईरान का, उसके बाद वो भारत पाकिस्तान की भी के बारे में बोलते रहते हैं जो भारत ने नकारा है। और उसके बाद अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो इजराइल और हमास के अंदर बातचीत करा देते हैं और सीज फायर करा के होस्टेजेस को वापस ले आते हैं। तो बहुत बड़ी जीत होगी और उससे उनका दावा जो नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत दावेदार हो जाएंगे। तो वो कोशिश करें, मगर मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी इंटेंशन है, क्योंकि ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और मुझे लगता है इसके रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जाता है 24 घंटे में, वो तो कुछ नहीं कर पाए, ऐसा ही यहाँ वो बहुत अलग बात है। क्योंकि रूस का भी अपना बड़ा नजरिया अलग है, उसको मनाना इतना आसान नहीं। मगर यहाँ पर वो प्रेशर डाल सकते हैं दोनों तरफ। वो इजराइल को भी कुछ कह सकते हैं कि इजराइल को उसने हथियार सारे ज्यादातर अमेरिका देता है इजराइल को, तो इजराइल भी कुछ न कुछ नेतन्याहू सुनने को तैयार है। और हमास भी इस समय बहुत कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि हमास को मालूम है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी हद तक डिग्रेड हो चुकी है। और इसलिए उसने माना है कि हम होस्टेजेस को छोड़ेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं डिसआर्मामेंट के लिए जहां पर बात फंसी हुई थी, वो भी उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम डिसआर्मामेंट कर सकते हैं। बातचीत चल रही है अब इजिप्ट के अंदर। मुझे लगता है कि बहुत सुनहरा मौका है शांति लाने के लिए, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सभी को कुछ न कुछ इससे मिल रहा है। और इस इजिप्ट से क्योंकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई जो दूसरा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को जो बहुत अच्छी नहीं लगी थी, जब इजराइल ने कतार पे हमला किया। क्योंकि कतार पे पहले ईरान ने भी हमला किया था, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था। मगर अब की बार जब किया इजराइल ने, तो हर एक ने ये बोला कि विश्वास हट गया था अमेरिका के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला टेलीफोन करेंगे कतार के प्राइम मिनिस्टर को और उसको अपोलोजाइज करेंगे किया, और उन्होंने किया। तो मुझे लगता है वो उससे कि जो सारा का सारा माहौल चेंज हो गया, मुस्लिम वर्ल्ड में भी लोगों का सॉफ्टन अप हो गया, कोई ना कोई एटीट्यूड इसी प्रकार कतार का, कि इसके चांसेस बहुत हैं। जो आपने बात की यू टर्न की, वो बात ऐसी है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी अच्छी बात की जो अपने उसने फायदे में, उसने जो 8 मुस्लिम अरब के जो देश हैं उनके लीडरों से बात की थी यूएनजीए की जब साइड लाइन में, उनको भी ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये पीस प्लान है। बाय एंड लार्ज उनसे उनकी जो एक प्रकार से यस मानी गई, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी लिया। पाकिस्तान ने बिल्कुल हाँ बोला, मगर उसने यू टर्न किस लिए किया? क्योंकि वहां डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि उनको लगा कि अभी वहां पर कई पब्लिक इनके अगेंस्ट जाएगी, क्यों इन चीजों को मानना। तो उन्होंने ये बदल दिया कि जो हमें दिखाया था और जो असली में आया 20 पॉइंट प्लान, वो फर्क है। मगर सच्चाई यह है कि उसमें कोई फर्क नहीं है। और इसको बाय एंड लार्ज भी इसके सभी कंट्रीज से माना, भारत ने भी इसको माना है। पर भारत ने हरदम एक चीज बहुत जरूरी बोल ली है कि भारत कहता है कि हम यही कहते हैं कि शांति तभी आ सकती है, और इसका सोल्यूशन एक ही है, 2 स्टेट सोल्यूशन। इसके अंदर पैलेस्टाइन के लिए भी एक देश होना चाहिए। मगर हाँ, ये सच्चाई है इस पीस प्लान में
उसकी कोई बात नहीं हो रही है अर्जुन। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान होगा, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा? इसलिए कि जहां तक इजराइल को हमने देखा है तो इजराइल जो है वो अपने तौर पे काम करता है, वो अमेरिका की भी नहीं सुनता। तो क्या नेतन्याहू इनकी बात को एग्री करेंगे? और सर दूसरा गल्फ कंट्रीज का क्या स्टैंड है यहाँ पर? देखो सच्चाई है कि मुझे लगता है कि नेतन्याहू मानेंगे, क्योंकि नेतन्याहू को ये पता है कि उसके लिए हॉस्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है अपने देश में, वहां लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, उनके घर के सामने नारे लगा रहे हैं। तो ये भी उनको मालूम है कि भाई अब लोग बहुत परेशान हैं। और ये तो मान के चलो, ये जो 48 प्रिजनर्स हैं जो हॉस्टेजेस लिए हुए हैं हमास ने, उनमें से 20 के करीब भी जिंदा हैं, 28 नहीं। और आज तक ये इन्होंने इतनी टनल डिफेंस बना रखी है, उनका पता नहीं चला, जबकि ये एरिया कोई बड़ा नहीं है, 41 किलोमीटर बाय 6 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और वो इजराइल जिसने आप ये कहें कि इस्माइल हानिया वगैरह उसको मार दिया, उसके बाद बाकी दूसरे लीडर्स को, चाहे वो तेहरान में मारे गए हों, चाहे वो लेबनान में मारे गए हों, मगर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो हमास है उसने ये नेटवर्क जो बना रखा था टनल्स का, सारा पैसा तो वहीं खर्च करते थे उन्होंने। नेतन्याहू भी काफी हद तक सॉफ्टन अप हुए हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको समझाया है और अमेरिका की वो बात सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक वो मान गए हैं इस पीस प्लान को। और इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई पॉइंट है तो वो हमास की तरफ से है। वो कहीं डिसआर्मामेंट की बात होती थी कि हम नहीं करेंगे, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं होगा गवर्नेंस में उसके बाद, और कोई पैलेस्टाइन पहले टेक्नोक्रेट को दिया जाएगा, न्यूट्रल टेक्नोक्रेट को, और उसके बाद फिर ये पैलेस्टाइन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। तो इसमें जो स्टिकिंग पॉइंट है उन पे कोई बातचीत हो रही है इजिप्ट के अंदर। ये इनडायरेक्ट टॉक है बिटवीन इजराइल एंड हमास, ये इनके साथ अरब के लीडर हैं, कतार के लीडर हैं, प्लस अमेरिका के विटकॉफ हैं जो उनका प्रेसिडेंट का एक प्रकार एडवाइजर है ऑन मिडिल ईस्ट। तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि अब सुनहरा मौका है, नहीं तो फिर ये लड़ाई बहुत लंबी फैलेगी और इसमें नुकसान किसका होगा? वो लोगों का होगा जो निहत्थे हैं, पैलेस्टाइन के मारे चुके हैं करीब करीब। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हर एक तरफ से लोग ये चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो। आप यूरोप के अंदर देखें कि कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, कितने प्रदर्शन हो रहे हैं कि लड़ाई रुकनी चाहिए। ये मुझे लगता है हो सकता है कि ये पीस आएगी, और मेरा पूरा इस पे विश्वास है कि इसके अंदर सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। जब एक पार्टी को मिलता है तब फिर होता है। इजराइल को क्या मिल रहा है? इजराइल के प्रिजनर्स जो हॉस्टेजेस हैं उनको मिलना बहुत जरूरी है। 20 वो नहीं खुद कर पाए हैं, अगर हर कुछ कर सकते थे तो वो हमला करके कर सकते थे, पर उनको आज तक पता नहीं चलता। तो इसलिए नेतन्याहू को बहुत जरूरत है कि ये 20 जो जिंदा है वो आए, और 28 अगर उनके बॉडीज आए तो वो चाहते हैं। तो इजराइल को भी मिल रहा है। हमास की अभी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड हो चुकी है, वो ज्यादा देर लड़ नहीं पाएंगे, और उनको लग रहा है कि उनकी वजह से लोग भी मारे जा रहे हैं। और ये लोग इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि हमास उसका ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। वहां पर जो टनल बना रखी थी, वहां पर वो आर्मामेंट इंडस्ट्री बना रखी थी, वहीं पर हथियार बनाते थे। तो ये जितने सिविलियन मरे हैं वो ज्यादातर इसलिए मरे हैं कि हमास ने उनको ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। और हमास ने जितना भी पैसा आया तथा गाजा पट्टी में वो इस्तेमाल किया है एक अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने में, और आज उसकी हालात बहुत ज्यादा नाजुक है। और मुझे लगता है वो भी इसको मानेंगे। वो जो पॉइंट नहीं मान रहे थे कि डिसआर्मामेंट का, और बाकी जो था कि जो इजराइल पूरा इससे विड्रॉल करेगा गाजा पट्टी से, उसके ऊपर बारे में उसका आगे क्या रोल होगा, इसमें मुझे लगता है बातचीत चालू हुई है, कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजे में पहुंचेगी। क्योंकि अब एनवायरमेंट ऐसा नजर नहीं आया, सभी इसके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो ऐसे में
चांसेस बहुत है, बाकी तो कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अंत तक बात नहीं हो जाए। तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं होती है तो फिर लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और फिर मुझे लगता है कि जो सिविलियन कैजुअलिटी है आरजू वो भी बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज और जो यहाँ पर चल रही है, जो पाकिस्तान में भी बार बार बात की जा रही है, खैर गवर्नमेंट तो उससे अभी इनकार कर रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज भी और पाकिस्तान को भी कहा जा रहा है कि शायद वो इसराइल को तस्लीम करने या रिकग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं। अब इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई है, आधे लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, आधे कह रहे हैं हो रहा है, गवर्नमेंट अभी इनकार कर रही है नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस किस्म की बातें जरूर देखने में आई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि अब इसराइल के लिए ये काम भी अमेरिका कर रहा है, या समझे डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट। आपको लगता है कि कुछ पॉसिबल देखो होगा? बहुत कुछ बदल रहा है, एक चर्निंग इफेक्ट हो रहा है पूरी वर्ल्ड की। आप ये देखें इंटरनेशनल रिलेशन जो आप कह रहे हैं कि रिकग्नाइज करने की बात हो रही है। देखो एक अब्राहम अकॉर्ड लेके आए थे ट्रंप 1.0, आप देखें जिसके अंदर इजराइल के रिलेशनशिप यूएई और सऊदी अरेबिया ओमान सबके साथ में वो आगे और ले जाते। मगर जिस प्रकार से हमास ने एक टेररिस्ट एक्ट किया 7 अक्टूबर 2023 को, उससे सब कुछ बदल गया। क्योंकि ये कोई इजराइल ने तो कुछ नहीं किया था, हमास ने जेनोसाइड किया, टेररिस्ट एक्शन किया और उसके कारण ही फिर इजराइल ने पलटवार किया। उसके पास और कोई चॉइस नहीं था। यही नहीं कि 1200 के करीब इजरायलियों को मारा, 250 को बंधक बना के ले गया। अगर आप और मैं कोई भी इंसान उसको देखेगा तो उसको नकारा करेगा कि ये तो एक प्रकार से टेररिस्ट बहुत बड़ा एक्शन किया उन्होंने, और औरतों को बच्चों को एक प्रकार जिस प्रकार से मारा। मगर अब जिस तरीके की सिचुएशन है, क्योंकि सारा इफेक्ट बदल गया है, आज पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है। क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि एक सुनहरा मौका है कि अमेरिका का फायदा उठाया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बहुत खराब है और आपको पता $100 बिलियन से ज्यादा उसको कर्जा चढ़ा हुआ है, IMF में 26 बार जा चुका है, पैसा नहीं मिल रहा है। और जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिले, वो इसका फायदा उठा के कि भाई हम आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए बातचीत हुई है, वो कहते हैं कि बिजनेस है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का, वो मानने को तैयार हो गए। उसके बाद रेयर अर्थ मटेरियल, इसके बाद ये भी पता एक आइलैंड है जो कि ग्वादा पोर्ट के पास, उसको देने के लिए बेसिक तो पहले ही अमेरिका को दे रखी थी कि जब भी उसको ईरान के लिए इस्तेमाल करनी, अफगानिस्तान। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बड़े थे, नहीं थे, कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल हरदम किया और पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आप देखें, वो अमेरिका के साथ मुजाहिदीन बनाए थे, जब वो 9/11 के बाद वो तालिबान के अगेंस्ट जब जॉर्ज बुश थे, तो उसके बाद आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, उस समय वो पलटी मार के तालिबान को छोड़ के पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो गया था। तो अब अमेरिका के साथ काफी नजदीक आ रहा है पाकिस्तान, और वो अपने इसके फायदे के लिए कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप को तो इस्तेमाल करना आता है, वो कर रहा है। और कि आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में टर्निंग इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी सोच रहा है कि प्रेशर डालेगा अमेरिका कि रिकॉग्नाइज करे इजराइल को। क्या करता है नहीं करता है वो तो आगे बताया लगेगा, कुछ कहना मुश्किल है। मगर वो सोचते हैं कि अगर हमारे इजराइल के साथ इनके अनऑफिशियली रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टाइम ही बताएगा। मगर ये बहुत ज्यादा टर्निंग इफेक्ट है। अब जो एक प्रकार से आप देखेंगे ईरान के ऊपर ज्यादा सख्ती कर रहा है अमेरिका, ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। भारत के कहने पे उसने पहले सैंक्शन नहीं लगाई थी, और ट्रंप 1.0 जब वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से निकल गया था, जिसको लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ईरान जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी, मगर अब उसने लगा दी है। इसका मतलब ईरान के ऊपर का फोकस होगा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। बाकी वो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनको फिर
अपना कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अब पाकिस्तान अमेरिका के काफी नजदीक आता जा रहा है, तो ये इस बात में सच्चाई हो सकती है। पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हुई है इस इलाके में, वो हुई है सऊदी और जो पाकिस्तान का डिफेंस डील हुआ है। और वो डिफेंस डील तो वो सब कहते हैं कि भाई शायद जिस प्रकार से इजराइल ने कतार पे हमला किया था, उससे मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो नाराज था और उनको लगता था कि भाई अमेरिका पे आप विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, तो शायद उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला की जो पाकिस्तान क्या दे सकता है, उसके पास कुछ नहीं है। मगर ये जो भी हुआ है, हो सकता है ये अमेरिका की ब्लेसिंग से हो सकता हुआ है, मगर इससे क्या होगा कि सारी जो एक प्रकार कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बदल गई है। हाँ, क्या इसका कोई इम्पैक्ट भारत सऊदी अरेबिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, भारत और यूएई के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, भारत और ईरान के भी अच्छे रिलेशन, भारत और इजराइल के भी हैं। अगर एक कोई देश ऐसा है जिसके साथ मुस्लिम वर्ल्ड के और इजराइल के रिलेशन अच्छे हैं, चाहे वो सुन्नी हो शिया हो, वो भारत है। तो मुझे लगता नहीं उसका कोई इम्पैक्ट होगा। मगर हाँ, ये जो आपने बोला है कि शायद ये सुनने में आया ऐसा हो रहा है, हाँ, ये बात अफवाहें चली हुई है कि पाकिस्तान की इंटरनल डोमेस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को कैसे लेगी, वो सारा उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन सर ये अचानक से आपके ख्याल से अमेरिका के पाकिस्तान इतना लाडला कैसे हो गया कि हर चीज पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और भारत से इतनी क्या नाराजगी हो गई, सिर्फ टैरिफ को लेकर या कोई और बात भी है? देखो, सच्चाई ये है कि भारत ने एक चीज तो मान के चलो, वर्ल्ड में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप से दबा नहीं हो। ट्रंप 2.0, आप साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन देखें, इनके साथ उसने टैरिफ का जो डील साइन किया है, ट्रेड एग्रीमेंट, वो एक तरफा है, वो एक तरफा है, अमेरिका को फायदा है और उन देशों को फायदा नहीं है। उनको डरा के धमका के टैरिफ करके इसने किया है। वही ट्रिक और स्ट्रेटेजी वो अप्लाई करते चीन और भारत पे भी, मगर वो चली नहीं। देखो, चीन के पास तो एक ट्रम्प कार्ड है, जो ट्रम्प को निगेट करता है, वो है उनके पास है बेसिकली क्रिटिकल मिनरल और जो क्रिटिकल मैग्नेट, वो 85% वर्ल्ड का वही बनाते हैं। और उन्होंने देना बंद कर दिया चीन को, अमेरिका को। जो टैरिफ लगा था 100 से ज्यादा परसेंट, उसको 35%। अब उन्होंने भारत भी नहीं माना, क्योंकि बात आती है ऑयल की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप ईरान से जो ऑयल खरीद रहे हैं उसको बंद करें, क्योंकि आप वो ऑयल के कारण वो जो पैसा मिल रहा है रूस को, उससे वो लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन से। भारत ने ये बताया है कि भारत अकेला देश नहीं है जो कि रशिया का ऑयल खरीद रहा है, चीन हमसे ज्यादा कर रहा है, टर्की खरीद रहा है, उसके बाद जापान खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन गैस और ऑयल लेता है, और ट्रेड जो है वो अमेरिका भी करता है रूस से, जो यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड लेता है, केमिकल लेता है, फर्टिलाइजर लेता है, और उनका जो ट्रेड है 7 से 8 बिलियन डॉलर है। तो दूसरा, हमने बोला जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने भारत को बोला था कि आप जो रूस से ऑयल लेते रहो, क्योंकि ये स्टेबलाइज करेगा एनर्जी मार्केट को। और सच्चाई है कि क्या इसके ऊपर कोई सैंक्शन लगाई है? सैंक्शन नहीं लगाई, जैसे कि उन्होंने ईरान के ऊपर लगाई थी सैंक्शन, जब वो जेसीपीओ से निकल गए थे, तो भारत वहां से 28% ऑयल लेता था, भारत ने 0%। मगर क्योंकि सैंक्शन नहीं लगाई, इन्होंने कैप लगाया कि इससे ज्यादा प्राइस से कम लेना है, और अब उससे लेते रहे। तो मुझे लगता है कि वो एक वन ऑफ द मेन रीजन है। एक ये भी है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें साफ सुथरे शब्दों में बोला कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है, ये लड़ाई रुकी है क्योंकि डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ भारत से बात की, और उसके कारण ही ये लड़ाई रुकी है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप या थर्ड पार्टी का कोई भी रोल नहीं। वो मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा हर्ट किया, क्योंकि उनको चाहिए था कि कहीं ना कहीं ये स्वीकार होता है भारत और पाकिस्तान में उन्होंने रुकाई है, तो उसका एक प्रकार दावा नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत बड़ा। सभी की
शायद 50% टैरिफ लगा दिया, भारत अब मान जाएगा, क्योंकि 50% टैरिफ बहुत होता है। मगर सच्चाई है भारत नहीं माना, और आज उसको भी ये लग रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने चाइना के अलावा, जिसने आंखों में आके डाल के उसने बोला कि हम नहीं ऐसा करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में अगर हमने ऑयल लेना है हम लेंगे, अगर आपने टैरिफ लगाना तो सभी देशों पे लगाए जो ले रहे हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन जो सबसे ज्यादा गैस और ऑयल ले रहा है। टर्की पे आपने कुछ नहीं किया, जापान पे आपने कुछ नहीं किया, अमेरिका खुद ले रहा है। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बातचीत हो रही है। अगर मैं ये कहूं कि क्या हमारा कोई एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है कि ये जो इसने 50% टैरिफ लगाया, देखो भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और अभी 6.3 से 6.8 कर दिया आज ही, जो एक प्रकार इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि भारत की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ी है जब से हमने जीएसटी कम किया है, भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर है। उसमें से हम कोई 95 बिलियन डॉलर के करीब हम वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें से 30 से 35 बिलियन डॉलर पे कोई इफेक्ट नहीं है, जो फार्मास्यूटिकल है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। जो 55 से 60 बिलियन डॉलर है जो टेक्सटाइल है, जैम, ज्वेलरी, और उसके बाद आपके फुटवेयर, लेदर गुड्स, ऑटो पार्ट, ये जो है अगर लगा है तो इसके लिए हमने ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ ली, हमने उनको सब्सिडी दी है, उनका जीएसटी कम कर दिया। तो अमेरिका को अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो ये गेम लूज कर रहे हैं। हमने यूरोप में नई मार्केट ढूंढी, हमने लैटिन अमेरिका में ढूंढी है, कहीं ना कहीं रशिया चाइना भी खरीद रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा है कि भारत झुकने वाला नहीं है, और भारत देखो अपने नेशनल हित के लिए काम करता है। वो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में देयर नो लगता है। अब हमारी ट्रेड की बात चल रही है, अगले 2-3 महीने में पूरा विश्वास है कि भारत और अमेरिका का ट्रेड डील साइन होगा, और वो ऐसा ट्रेड डील साइन होगा जो दोनों देशों के हित में हो, ना कि एक तरफ प्रेशर डाल के। मैं अर्जुन इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, जिस सब से भारत का रवैया देख के भारत ने स्टैंड लिया है, अभी आप देखें जापान भी बदल रहा है। जापान ने बोला है हम जो ट्रेड डील की है हम उसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेशर में आके उन्होंने कर लिया, 500 बिलियन डॉलर को इन्वेस्ट करना है। वो ऐसी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की हैं जो वो नहीं करना चाहते थे, जो वो रीनेगोशिएट करना चाहते। तो ये सच्चाई है, मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप ट्रैक पे हैं। ऐसी डील होगी जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। भारत ऐसी कोई ट्रेड डील साइन प्रेशर में आके नहीं करेगा जो कि हमारे चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या डेयरी सेक्टर हो उसको नुकसान हो। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर, इसलिए कि जाहिर है कि अगर हमें इस रीजन में पीस रखना है और यहाँ पे अमन होना चाहिए, तो जो बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका, उसके साथ भी तमाम कंट्रीज के टर्म्स बेहतर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू आरजी, थैंक यू।